वर्स का कंसेप्ट कौन लेकर आया? हाँ जी, किसी के पास कोई हो आइडिया? इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लैंक वर्स का कंसेप्ट कौन लाया था? आशा आप बताएं, अगर आशा मुझे सुन रही हैं, मौजूद हैं, या मेरी कोई और स्टूडेंट। आई थिंक यू आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। सरे, अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। नाम क्या है उसका? हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। ये बंदा ब्लैंक वर्स का कंसेप्ट आपकी इंग्लिश में लेकर आया। ठीक है, इसका एक उस्ताद था, उसका नाम था थॉमस वाइट। ये पैदा हुआ है, अर्ल ऑफ सरे जो है, यानी ये सरे पैदा हुआ है 1517 में, और 1547 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। किसने? हेनरी VIII ने। एलिजाबेथ I का जो फादर था हेनरी VIII, जिसने बहुत सारी शादियां की थी वारस हासिल करने के लिए, उसके पास वारस बेटा नहीं था। इस बंदे ने इसको क्या कर दिया था? एग्जीक्यूट कर दिया था। और ये बंदा हस्बैंड था एन बोलन का। एन बोलन जो थी वो मदर थी किसकी? एलिजाबेथ I की। होप यू गॉट द पॉइंट। इसने 30 ईयर उम्र पाई है। नाम है हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, और आपके जो सोनेट का कंसेप्ट है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट को इसने न्यू फॉर्मेशन दी। मतलब ऊपर होता था ऑक्टेव और नीचे होता था सेस्टेट। 8 लाइन और 6 लाइन को इसने क्या किया? वही 14 जो मिसरे होते हैं सोनेट के, उसको इन्होंने क्या न्यू फॉर्मेशन दे दी। कैसे? उन्होंने अपनी इंग्लिश की सोनेट बनाई। मतलब पहले सोनेट जो होती थी वो इटालियन सोनेट थी, उसमें 14 मिसरे जो होते थे, 14 लाइनें हैं, उनको डिवाइड किया। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे सोल्यूशन है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूं किया कि इन्होंने 4-4 लाइनों में बांट के 3 क्वार्टरन्स बना दिए। इसको कहते हैं क्वार्टरन्स। इस क्वार्टरन को उन्होंने क्या किया कि 3-3 लाइनों में, मतलब 4-4 लाइनों में बांट, यानी 4 लाइनों वाले को क्या कहते हैं? जो 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे क्या कहते हैं? क्वार्टरन्स। तो अर्ल ऑफ सरे ने एक तो आपको कंसेप्ट, एक न्यू फॉर्मेट दिया। किसको? सोनेट को। ये मैंने कल भी बताया था, फिर बता देता हूँ। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। यस प्लीज, 1 2 3 और 2 लाइन का कॉपलेट। जी प्लीज बोलिए, जी बोलिए, कोई बोल रहा था। आर यू लिसनिंग टू मी? काइंडली लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? लेट मी नो प्लीज़। तो अर्ल ऑफ सरे पैदा हुआ 1517 में, और 1547 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। किसने एग्जीक्यूट किया इसको? हेनरी VIII ने कर दिया। और इसके साथ साथ ये फ्रेंड था सर थॉमस वाइट का। सर थॉमस वाइट जो है वो पैदा हुआ 1503 में, और इसकी डेथ हुई सर थॉमस वाइट की 39 साल की एज में, 1542 में। इसने 39 साल उम्र पाई। इन दोनों को एग्जीक्यूट किया गया था। ये मोहब्बत करता था एन बोलन से, जो कि बीवी थी किसकी? जो कि किसकी वाइफ थी? हेनरी VIII की, एन बोलन। एन बोलन से ये मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत में इसने सोनेट लिखी, जैसे वो पेट्रार्क जो है वो लौरा के लिए लिखता था। ये उसी से सोनेट चलती आई है, मतलब वहाँ से चलती आई। सुनते जाएं। सबसे पहले वो सीरीज़ में सोनेट लिखता है अपनी बिलवर के लिए, पेट्रार्क। ह्यूमनिज्म का फादर भी उसे कहा जाता है। उसके बाद सोनेट चलती आई। सोनेट किसके पास आ गई? सोनेट आ गई फिलिप सिडनी ने, एस्ट्रोफिल्स और स्टेला के नाम से, वो भी सीरीज़ में लिखता है। फिर उसके बाद एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सो ऑन सो फोर्थ जो है ये चलती आ रही है। तो सोनेट का कंसेप्ट बेसिकली यही लेकर आए थे ये। इन्होंने वहाँ से इटली से किस में कॉन्सेप्ट को इसने ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने पहले तो ये ट्रांसलेट करते रहे। मतलब थॉमस वाइट क्या करता था? थॉमस वाइट उसकी पेट्रार्क की पोएम को लेता किसी को, और उसको क्या कर देता? ट्रांसलेट करके उसका थीम मेन क्या होता था? लव, डिसेप्शन, यही थीम रखता। उसको ऐसे डिस्कस करता जाता और अपनी ऊपर प्रॉब्लम बताता, नीचे सोल्यूशन बनाता। तो इन्होंने क्या कर दिया? उसको 3 क्वार्टर बना के 2 का कॉपलेट साथ शामिल कर दिया।
इसको एग्जीक्यूट किया गया था हेनरी VIII की तरफ से, और ये कज़न था एन बोलन का। एन बोलन का ये क्या था? कज़न था, मतलब ये कोर्टियर बंदा था। कहाँ कहाँ सैरें हो रही हैं आजकल, कहाँ कहाँ की सैर हो रही है आजकल। उसके बाद पेट्रार्कन्स, शेक्सपियरन्स, स्पेंसर। अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 3 तरह क्या की डब्बा भी गए? सोनेट्स जो हैं वो कितनी किस्म की हैं? 3 किस्म की हैं, पाई जाती हैं। पेट्रार्कन, सही। ये काइंडली माइक जो है, माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लें काइंडली। उसके बाद शेक्सपियरन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट। तीसरी स्पेंसेरियन सोनेट। यानी ये 3 तरह की सोनेट्स जो हैं, अगर वो पूछ लें कितनी किस्म की सोनेट होती हैं तो आप बता दें कि 3 तरह के उसकी सोनेट के अलग-अलग से उन्होंने फॉर्मेट बनाए थे। ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स जो होता है वो एक बगैर एक अनराइम्ड पोइट्री है। ब्लैंक वर्स इज रिटन विद रेगुलर मीटर, यानी उसके अंदर मीटर तो होता है बट अनराइम्ड। उसमें ये नहीं होगा मतलब ए और फिर ए बनाएं फिर बी बी, इस तरह हम बताते हैं, या ए बी बी ए, इस तरह की हमें कोई राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करना पड़ता। तो ब्लैंक वर्स जो है वो अनराइम्ड बट इन मैट्रिकल लैंग्वेज। उसमें कौन सा मीटर? आइएम्बिक पेंटामीटर। ठहर के बनाए थे मोस्टली किस में यूज़ होता है? आइएम्बिक पेंटामीटर में वो यूज़ होता है। नहीं दे। I think we should follow rules and regulation. It's not good. Epigraph. What is epigraph? एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ एक पिथी लाइन हो सकती है, और ये कोई सेंग हो सकती है, कोई कोट हो सकता है, और वो 2 लाइन का ही होगा, लेकिन उसके अंदर बड़ी ओशन ऑफ मीनिंग जो है उसके अंदर होंगे। ठीक है, ये यूजुअली सिंगल थॉट इवेंट, किसी इवेंट के ऊपर, जैसे आई कैन रेस्ट एवरीथिंग, जैसे मोस्टली इस तरह के जो एपिग्राफ कौन बोलता था? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड कहता है आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन। देखिए उसने कैसी बात कहता है, ये एक एपिग्राफ है, ये मोस्टली लोगों की कब्रों पे लिखे होते हैं तख्ते बनाकर। आई कैन रेसिस्ट, मैं हर चीज़ को रेसिस्ट करता, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा। बट किसको रेसिस्ट नहीं कर सकता? टेम्पटेशन को। बट टेम्पटेशन कहता मैं हर चीज़ को रेसिस्ट कर सकता हूँ लेकिन टेम्पटेशन को नहीं। अच्छा जी, आगे कहता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को हमने कल स्टडी किया था, बड़ा डिटेल मैंने डिस्कस किया था। लिसिडस को डिस्कस याद करें। जेन ऑस्टन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया, ये सारा कुछ डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। A short phrase that expresses idea in a clever or amusing way is called the epigraph. हमने अभी डिस्कस कर लिया। Paradise Lost was published in 1667. Second Defense of English People was written in Latin. ये किसने लिखा था? ये जॉन मिल्टन ने। ये किसने लिखा है? Second Defense of English People was written by John Milton. Second Defense of English People is written by John Milton. In Pride and Prejudice, the Bennet family live in a village of the Longbourn. इस विलेज में वो रहती थी फैमिली। कंट्री साइड एक इलाका था, कंट्री साइड होता है विलेज का इलाका, ठीक है, वहाँ पे रहती थी।
अब ज़रा डिस्कस कर लीजिए जेन ऑस्टन को। जेन ऑस्टन पैदा हुई हैं 1775 में और जेन ऑस्टन की डेथ हुई है 1817 में। जेन ऑस्टन को कहा जाता है कि ये लिमिटेड 2 इंच आइवरी, इसका मतलब इसकी वो कहते हैं कि जो वोकैबलरी नहीं, इसका मतलब सेटिंग जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है। सेटिंग वो कोई लंदन का इलाका ले लेती या कोई घर ले लेती, बस उसी को लाइफ कर डिस्कस करती। वो एक प्रीस्ट की बेटी थी और उसने इतना सफ़र नहीं किया था लोग, यानी जैसे हेमिंग वे को देखें, हेमिंग वॉय जो है उसने बहुत ज़्यादा इलाका उसने विज़िट किए थे, यूएसए और इवन के जर्मनी और इस तरह के बहुत सारे इलाके वो फिरा था। तो वो जब लिखता था नावल तो वो कैसे आपको सेटिंग सारे इलाकों की वार दिखाता। तो जो जितना आपने ट्रैवल किया होता है आपका एक्सपोजर, आपका विजन भी उतना ही ब्रॉड होता है। तो ये बेचारी को लिमिटेड रेंज इसकी वोकैब और लिमिटेड रेंज ही आप कह लें कि इसका विजन है। तो वो घरों की लाइफ दिखाती, डोमेस्टिक लाइफ को, लव अफेयर को, कैसे जोड़े बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे अच्छा पेयर बनता है, कैसे एक आइडियल पेयर बनता है। तो ये घर की लाइफ है ना, डोमेस्टिक लाइफ, यही वो दिखाती रहती। जैसे उसने प्राइड एंड प्रेजुडिस में दिखाया आपको, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में उसने लिखा, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है उसने 1813 में लिखा, और मैंसफील्ड पार्क 1814 में लिखा, और एमा जो है, एमा जो है उसने 1815 में लिखा, द परसुएशन उसने 1817 में लिखा, और नॉर्थ एंगर एब्बे जो है इसने 1817, दोनों 1817 में लिखे। यानी सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, और इसके बाद उसने मैंसफील्ड पार्क उसने लिखा 1814 में, एमा 1815 में। ये सारे उसके नावल, यानी ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये मैंसफील्ड पार्क, ये एमा 1811 में। और ये जो एज है ये कौन सी एज को शो करती है? रोमांटिक एज को। यानी ये किस एज की राइटर है? रोमांटिक एज की, ठीक है। और विक्टोरियन एज कहाँ से स्टार्ट होती है? 1837 से 1901 तक, मलका विक्टोरिया की डेथ तक। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे और भी कुछ पॉइंट हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा जी, रेनेसेंस एज इंग्लैंड के अंदर कहाँ से कहाँ तक है? इटली में, वैसे तो रेनेसेंस इटली में आया था, यूरोप में जो आया है वो 14वीं सदी से लेकर ओवरऑल 17th सेंचुरी तक कहते हैं, ठीक है। 14वीं सदी इटली में आया, इटली से कहाँ आया? फ्रांस में आया, फ्रांस से इंग्लैंड में पूरे यूरोप में, ठीक है। रेनेसेंस फैल गया। अब ये तो हुआ रेनेसेंस यूरोप के अंदर। इंग्लैंड के अंदर फिर कब आया? 15 से कहते हैं 17th सेंचुरी तक, ठीक है। यानी ये उसकी राउंड अबाउट उसका पीरियड है। इंग्लैंड के अंदर रेनेसेंस 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी में आया, और इसके साथ जो एक मूवमेंट भी चल रही थी उसको कहते हैं ह्यूमनिज्म। उसमें क्या कहा जा रहा था कि आप लोग ह्यूमन को एक्सप्लोर करें, उसके अंदर देखें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं, और क्या उसकी पोटेंशियल है, क्या उसकी वर्थ है, आप उसको वैल्यू दें इंसानों को। चर्च से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया इंसान को, किसकी तरफ? लोगों को ह्यूमनिज्म की तरफ। ये भी एक मज़हब ही था, ये भी एक फ़िलासफ़ी वो प्रचार कर रहे थे रेनेसेंस के साथ। अब हम देखने लगे हैं किसकी लाइफ को? सर फ्रांसिस बेकन की लाइफ को। सर फ्रांसिस बेकन फाउंडर है किसका? इंडक्टिव मेथड का। वो कहता है कि मेरे टीचर जो हैं वो बड़े अच्छे टीचर थे, लेकिन वो एक ही, या तो वो किसके फॉलोअर थे? प्लेटो के फॉलोअर थे, या वो अरिस्टोटल के फॉलोअर थे, ठीक है। उसने कहा मैं इनसे हट के कोई चीज़ दूंगा। तो सर फ्रांसिस बेकन एक पॉलिटिशियन था। सर फ्रांसिस बेकन एक ऑरेटर था। सर फ्रांसिस बेकन जो था वो प्रोज राइटर था, फिलासफर था, और उसके बाद इम्पेरिकल फ़िलासफ़ी को वो लागू करना चाहता था। 2+2=4 के फार्मूले को फॉलो करता था। और सर फ्रांसिस बेकन एक साइंटिस्ट था। इवन कि जब उसकी डेथ हुई तो वो एक पिजन के साथ बर्फ़ के ऊपर कहीं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सर्दी की वजह से उसकी डेथ हुई थी।
सर फ्रांसिस बेकन ने आपको मेथड दिया, साइंटिफिक मेथड दिया, उसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। उससे पहले एरिस्टोटल का जो बनाया हुआ मेथड था साइंटिफिक, वो चल रहा था क्या, डिडक्टिव मेथड। ठीक है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और एम्पेरिकल वैल्यूज के जरिए जाया जाता है, जर्नलाइज किया जाता है, स्पेसिफिक से जर्नलिज्म, जर्नलाइज करना। ये क्या कहता था, जनरल टू स्पेसिफिक जाता था। तो एरिस्टोटल का और था मेथड, इसने नया मेथड उसको उल्ट कर दिया। तो नाम है फ्रांसिस बेकन, रेनेसांस फिगर है, 1561 में पैदा हुआ और 1626 में सर फ्रांसिस बेकन की डेथ हुई है। 1561 में पैदा हुआ फ्रांसिस बेकन, और बेकन की डेथ कब हुई है, 1626 में। उसके ऐसे बड़े मशहूर हैं, जैसे वो हर अपने ऐसे के साथ ऑफ लगाता है, ऑफ डेथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ मतलब पेरेंट्स। तो वो जो भी ऐसे लिखता है वो उसके बारे में क्या लिख देता है, उसके साथ ऑफ लगाता है, उसको प्रोमिनेंट करता है उसके जरिए। वो कहता है कि स्टडी सर्व्स, ऑफ स्टडी में वो डिस्कस करता है, स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, कि जब आप स्टडी करते हैं आपको ऑर्नामेंट मिलता है, एबिलिटी मिलती है, और आपकी पर्सनैलिटी रिफाइन हो जाती है, एबिलिटी आती है। अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर इट्स क्राउन। कहता है मैरिज के बारे में, कहता है कि मैरिज जो है स्वीटन, मैरिज स्वीटन लेबर्स बट मेक, कहता है चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट मेक द मिस फॉर्चून मोर बिटर। फॉर्चून बिटर बना देते हैं बच्चे। लेबर करते हुए जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो बंदे को मेहनत करते हुए मज़ा आता है कि मैं और मेहनत करूं उनके लिए, बट मेक द फॉर्चून मोर बिटर। वो बंदे के ऊपर अगर कोई बदहाली आए तो वो कहता है जी, वो और भी बंदे की फेट जो है वो और उसको बुरा बना देते हैं, मतलब उनकी भी फिर टेंशन होती है साथ। इस तरह बातें बड़ी तौल तौल के करता है कि बंदा दंग रह जाता है कि ये कहता क्या है। वो कहता है कि इंसान को अगर वो किसी ग्रेट प्लेस, ऑफ ग्रेट प्लेस के अंदर, जैसे वो डिस्कस करता है कि इफ़ यू वांट, यू आर गेटिंग प्रोग्रेस, देन फॉर द मोमेंट यू शुड साइड योर सेल्फ, योर मैन सेल्फ। फॉर द मोमेंट यू कैन साइड योर मैन सेल्फ, एंड वंस यू आर इन द पोजिशन यू कैन रिप्लेस योर सेल्फ। मतलब आप कुछ मोरालिटी को फॉलो करते हैं तो फॉर द मोमेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अपने इखलाकी, जो आपकी इखलाकियात है, जो आपके असूलो ज़वाबत हैं, उनको थोड़ा सा साइड पे कर लें। तरक्की जब कर रहे हूँ तो बंदे को कॉम्प्रोमाइज़, वो कहता है, कर लेना चाहिए, रिश्वत ले लेनी चाहिए, किसी पार्टी का साथ दे देना चाहिए, उधर से उधर हो जाना चाहिए। जब आप किसी पोजीशन पे पहुँच जाए तो फिर इंसाफ करने लग जाएं। तो वो बड़ा ना, इस बात को कहते हैं कि यहाँ से वो थोड़ा सा मीन हमें नज़र आता है। साथ फ्रांसिस बेकन ये भी कहता है कि इसको कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। फ्रांसिस बेकन हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है कि वो मैकियावेलियन थॉट जो है, एक मैकियावेली एक इटली का रहने वाला था, वेनिस कोई सिटी है वहाँ पे, वहाँ का एक रहायशी था, उसका नाम था मैकियावेली। वो भी फ़िलासफ़र था, पॉलिटिशियन था। उसने एक बुक लिखी थी द प्रिंस। उसके अंदर उसने कुछ असूल वज़ा किए थे एक किंग के लिए और एक प्रिंस के लिए, कि कैसे वो रूल कर सकता है अपनी सब्जेक्ट को, उसको रूल कैसे करे, गवर्न कैसे करे, क्या रूल हैं, कैसे उसने दूसरे कंट्री पे हमला कर देना है और उसको दबाव में रखना है, कैसे रोब बना के रखना है, कैसे फ़ौज को लड़ाते रहना है ताकि वो फारग ना बैठें, ज़ाया ना करें, यानी फारग ना खाते रहें। तो कैसे वो रोब बनाकर रखेगा, लोगों को लड़ाएगा, कैसे वो फैसले करेगा, जब उसने रोब बनाना है तो कमज़ोर कंट्री पे हमला कर दे। ये मैकियावेलियन थॉट जो है वो हमें इसके अंदर नज़र आती है। इन्फ्लुएंस था मैकियावेली से। मैकियावेली, ही वॉज एन inhabitant of the Italy, and he was a philosopher, politician, and he wrote some books for the political leaders, for the kings and the princes and prince, so like that. तो ये उससे हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है। और उससे इन्फ्लुएंस एक और बंदा भी है, क्रिस्टोफर मार्लोव, ये भी याद रखिएगा। बैराबेस जो है वो टोटली मैकियावेलियन थॉट के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद
यहाँ पे है द सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल वॉज रिटन बाय, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। एलिजाबेथ इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द नेम्ड शार्लट लूकस। जो है शार्लट लूकस किससे शादी करती है? प्राइड एंड प्रेजुडिस में। प्राइड एंड प्रेजुडिस में एक लड़की होती है जो कि एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है, वो शादी करती है एक बंदे से जो कि मिस्टर और मिसेस बेनेट का भतीजा होता है। नाम क्या है मिस्टर? कौन बताएगा मुझे? माशाल्लाह आप सारे लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मैं आपका थोड़ा सा नॉलेज चेक करता हूँ। शार्लट लूकस किससे शादी करती है? घर चाहिए बस, इसको घर दे दे बस, और दूसरे को भी कुछ चाहिए, इसको सिर्फ हाउस यानी होम चाहिए कि कोई उसे रख ले। इसके बाद घर नहीं है शार्लट लूकस के पास, और उसको ऑफ़र हुई है कि उसे डीन बन जाएगा चर्च का मिस्टर कॉलन। मिस्टर कॉलन जो है उससे चाहिए जस्ट ऐसी औरत के जिससे वो शादी कर ले ताकि वो कहीं चर्च का डीन बन जाए। उसको जो डार्सी की आंट है उसने कहा है कि तुम अगर शादी करके आ जाओ तो मैं तुम्हें डीन बना दूंगी चर्च का। दिस इज़ द शार्लट लूकस वाज अ पर्सन हु वाज अ फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ बेनेट and she got married with Colin because she wants house. She needs house, and in a way to get this house, she got married. And this is totally, based on need. This marriage is totally based on need. And she says, if you want to get a good pair, good match, for ideal match, you must have intellectual harmony, mutual understanding, love, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, और ये सारी चीज़ें अगर इंटेलेक्चुअल हार्मनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो, लव हो, ये रिलेशन अगर इन चीज़ों पे बेस करे तो वो आइडियल होता है। तो वो कहती है कि एलिजाबेथ और डार्सी का जो रिलेशन है उसको कहती है कि ये एक आइडियल है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के बाद बनता है, बेस्ड ऑन सेक्स नहीं है, बेस्ड ऑन इमोशन नहीं है, पैशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, ठीक है, जज्बात की रो में नहीं बहते, वो एक दूसरे को समझ के रिलेशन बनाते हैं। तो दिस इज़ मैंशनड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये चीज़ उसने मेन बताई। व्हाट डज द लेडी कैथराइन फॉरबिड्स एलिजाबेथ टू डू टू मैरी डार्सी? वो उसे फॉरबिड करती है, और उसके अंदर भी उसने क्या, ये भी एक आयरनी है, ठीक है, इसे आयरनी ऑफ सिचुएशन कहते हैं कि वो कोई और सिचुएशन तो उससे कोई और सिचुएशन निकल आती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस डिपिक्ट्स मैरिज इन ऑल फोर। जेन ऑस्टन्स लिमिटेड रेंज हैज़ कंपेयर टू द इंचेस ऑफ आइवरी कि वो बड़ी लिमिटेड रेंज होती है, इसका मतलब है उसकी रेंज लिमिटेड है, उसकी सेटिंग लिमिटेड है, वो इलाके जो लेती है वो लिमिटेड है। बाज़ औक़ात वो इलाके जो डिस्कस करती है वो गलियों का उसे पता ही नहीं होता। कुछ पोइट तो होते हैं ना, अमेरा अहमद को पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें गलियों में ले गई है, उसी गलियों में जहाँ हम फिर रहे हैं, ठीक है। हमें शिनोवा एशबी को अगर आपने पढ़ा हो थिंग्स फॉल अपार्ट, तो हमें ऐसे जैसे अफ्रीका में ले जाता है। मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो वो सर मुझे कहते हैं सर हम तो अफ्रीका चले गए थे। यानी ये होता है राइटर का कमाल। राइटर आपको कहाँ ले जाता है, राइटर आपको किस तरह किस गलियों में लेकर जाता है, वो उसकी हैंडलिंग ऑफ सब्जेक्ट और उसकी सेटिंग और उसका नॉलेज और उसका वो विजन, ये सारी चीज़ें पुट टुगेदर एंड ही क्रिएट समथिंग। एंड सेम वे दिस लेडी स्पेशली जेन ऑस्टन, शी हैज़ अ लिमिटेड रेंज स्पेशली इन सेटिंग, इन कैरेक्टर्स, इन फिक्सिंग प्लेसेस। तो ये घर के सीन ज़्यादा लेती है। हम डिस्कस कर रहे थे फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन जो है वो साइंटिफिक मेथड आपको दिया उसने, इंडक्टिव, और उसने नॉर्म और ऑर्गेनम्स जो हैं, एक न्यू स्टार यानी न्यू इंस्ट्रूमेंट आपको, ये 1620 में उसने एक बुक लिखी है, नॉर्म एंड ऑर्गेनम्स, लैटिन है ये वर्ड। और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट, इसमें इसने 3 चीज़ें जो है मेंशन की हैं इस बुक के अंदर। डिस्क्रिप्शन यानी अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं एवैल्यूएट, तो उसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट, उस फैक्ट को डिस्क्राइब करें, उसकी टैबुलेशन करें, ठीक है। इंस्टेंसेस, उसकी इंस्टेंसेस जो हैं उससे रिलेटेड लिखें, तो इसने 3 फॉर्मेशन उसकी बताई हैं। उसके बाद इंग्लिश स्टेटमैन था, ये स्टेटमैन था, फ़िलासफ़र था, सोशल ये एम्पेरिकल फ़िलासफ़र था। फाउंडर ऑफ इंडक्टिव मेथड है, पूछ लें आपसे हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडक्टिव मेथड, सर फ्रांसिस बेकन।
किसने डिडक्टिव मेथड दिया था? अरिस्टोटल ने। तो इसने अरिस्टोटल को रिजेक्ट किया, उसका जो मेथड चला आ रहा था साइंटिफिक, तो इसने अपना मेथड निकाला इंडक्टिव, यानी ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ, वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आता था। जोनाथन स्विफ्ट, आगे जोनाथन स्विफ्ट से रिलेटेड है। जोनाथन स्विफ्ट आयरलैंड में पैदा हुआ और उसकी मदर जो थी वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती थी, फादर आयरलैंड का था। ये अक्सर इसका आना जाना लगा रहता, कभी ये आयरलैंड जाता, कभी इंग्लैंड जाता, और ये उस जिस एज से ताल्लुक़ रखता है वो एज ऑफ स्टायर है। बिटर स्टायर करता था, सेटरिस्ट था, और इसकी अल्टीमेटली अपनी लक को अपनाने के लिए, मतलब वहाँ पे कुछ हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाता है। इसकी मदर इंग्लैंड है, इसकी मदर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं विलियम टेम्पल से। विलियम टेम्पल के पास एक लाइब्रेरी है और उसमें उसकी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसकी बेटी भी है, स्टेला। स्टेला को ये पढ़ाने लगता है और वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उसके साथ शादी कर लेता है और उसकी लाइब्रेरी तक भी एक्सेस होती है और उसको पढ़ के, और ये पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेटेड था, विग और टॉरी दोनों पार्टी से। कभी विग में जाता है, कभी टॉरी में, और कभी एंग्लिकन डीन, कैथीड्रल चर्च का डीन भी बनता है। आयरलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड से आयरलैंड, इसका टोटल सफ़र है। और उस वक़्त जब इसने ये ग्लेवर्स ट्रैवल लिखा है तो उसमें इसने उन पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है और उस वक़्त के जो हुक्मरान थे उनको बिटरली स्टायर किया है। एज ऑफ स्टायर बिटर सेटरिस्ट था, नाम है जोनाथन स्विफ्ट, ताल्लुक़ रखता है आयरलैंड से, आयरलैंड में पैदा हुआ और अपनी पार्टी भी चेंज कर लेता है अपने मफाद के लिए। 1667 में पैदा हुआ और 1745 में जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हुई है। एज कौन सी चल रही है? न्यू क्लासिकल एज। अलेक्जेंडर पोप का दोस्त था। अलेक्जेंडर पोप का ये फ्रेंड है, प्रोज राइटर है, और गुलिवर ट्रैवल जैसे आपने देखा होगा वो भी प्रोज फॉर्म में है। एंग्लो आयरिश सेटरिस्ट, एसिस्ट, पॉलिटिकल पम्फलेटियर्स और क्लर्क, डीन ऑफ द सेंट पैट्रिक चर्च, उसका डीन भी रहा है। नाम है जोनाथन स्विफ्ट, मैंने पूरी लाइफ आपको बता दी है। तो टेल ऑफ द टब इसकी एक बुक है, अ टेल ऑफ द, और ये भी बड़ी उस वक्त हुक्मरानी कर रही थी क्वीन एन। कौन हुक्मरान थी? इंग्लैंड की जो मलका थी वो क्वीन एन थी। क्वीन एन को लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ये उसके ख़िलाफ़ भी होता है। टेल ऑफ टब इसने लिखी है 1704 में। क्या लिखी है? 1704 में इसने लिखी है टेल ऑफ द टब। टेल ऑफ द टब इसने 1704 में लिखी है। अब ये एज से आप देख लें कि ये एज कौन सी है। ये एज क्लासिकल एज है। अ टेल ऑफ द टब। उसके बाद एन आर्गूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग द क्रिश्चियनिटी। अबॉलिशिंग द क्रिश्चियनिटी 1712 में लिखी है। उसके बाद इसने लिखी है गलिवर ट्रैवल, जो कि इसकी मेन बुक है, जो कि हमारे कोर्स में भी पढ़ाई जाती है। गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर्स एक उसका फिक्शनल करैक्टर है और उस करैक्टर को उसने, उसके ज़रिए उसने अपने जो वॉयजेस हैं वो 4 वॉयजेस बताए हैं। ठीक है, पहला लिलीपुट है, दूसरा ब्रॉबडिंगनैग है, और उसके बाद लपूटा है, और अल्टीमेटली होनम्स है। यानी पहला उसका क्या है? लिलीपुट। पहला वो लिलीपुट जाता है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को बिटरली स्टायर करता है। ठीक है, कि लिलीपुट है एक बेल्फेस्को कबीला, ट्राइब आपस में लड़ते हैं और उनको लड़ाते हैं कैसे। ठीक है, पहला वॉयज फर्स्ट लिलीपुट, दूसरा वॉयज क्या है? दूसरा ब्रॉबडिंगनैग, उसमें यानी इसमें छोटे होते हैं, इसमें बहुत बड़े होते हैं, ब्रॉबडिंगनैग। तीसरा लपूटा, चौथा होनम्स। अब ये जो 4 सफ़र है इसमें उसने खोल के रख दिया और बिटरली स्टायर किया कैसे हुक्मरानी की जाती है, कैसे लोगों को लूट रहे हैं, कैसे लोग जो हैं, इंग्लैंड के लोग उस वक्त बहुत सारे कंट्री पे कब्जे कर रहे थे, मतलब
सब कॉन्टिनेंट और इधर जहाँ जहाँ अफ्रीका और इस तरह के कंट्रीज़ में, और उन कंट्री को यरकमाल बनाए हुए थे, उनको लूट रहे थे, मार रहे थे। और इसीलिए वो कहता है कि किसी ने कहा यार तुम इंसानों से इतनी नफ़रत क्यों करते हो। तो उसने कहा कि मुझे ये तो बताइए, आप कहते हैं कि इंसान जो है वो रैशनल ह्यूमन बीइंग है। इसको लोगों ने स्टार किया कि आपने लास्ट वॉयज में ये कहा है कि याहू जो हैं वो इतने बुरे हैं कि उनके साथ आप स्टे नहीं करते, और घर में भी याहू से आप इंसानों को भी याहू समझते हैं और होनम के साथ रहना चाहते हैं, घोड़ों के साथ। तो ये क्या मतलब, आप यानी रीज़न की वजह से, अकल की वजह से इंसान तो रैशनल ह्यूमन बीइंग। उसने कहा इफ़ ह्यूमंस आर रैशनल बीइंग लेट मी नो, stop for the moment and I want to tell you the humans are rational human being faculty has been given to them, but how many people use this faculty? आपको पता है कि इंसान, हम कहते हैं जी इंसान ह्यूमन रैशनल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो फैकल्टी दी तो हुई है, लेकिन वो यूज़ कितने करते हैं। अगर ये तो घोड़ों के पास होती तो कहता घोड़े भी फिर उससे ज़्यादा अफजल होते। ये इसको दी गई है इंसान को, लेकिन ये यूज़ नहीं करता। अगर ये रैशनल ह्यूमन बीइंग है तो लोगों का, ये फीमेल का रेप क्यों करते हैं, ये लोगों को लूटते क्यों हैं, लोगों के कंट्री पे कब्जे क्यों करते हैं। इसने बहुत सारी बातें जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया था इन चीज़ों पे। उस वक्त इंग्लैंड के लोग इस तरह कर रहे थे। मॉडस्ट प्रपोजल इसने लिखी है 1729 में बुक। पहली टेल ऑफ द टब 1704 में, टेल ऑफ द टब इसकी बुक है। ये हमारे कोई स्टूडेंट हैं हमारी हफ्सा, आई थिंक ज्वाइन किया इन्होंने या नहीं, काफ़ी देर से बेचारी ट्राई कर रही हैं। तो हफ्सा, इफ़ यू आर ओवर हेयर लेट मी नो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड कर दूँ। हफ्सा है आपका नाम? हफ्सा, आर यू ओवर हियर? अगर आप इधर हों तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, वो आगे से उनको आंसर करता है कि अगर ये लोग रैशनल ह्यूमन बीइंग है तो एक दूसरे को कत्ल क्यों करते हैं, एक दूसरे फीमेल का रेप क्यों किया जाता है, लोगों को क्यों उनके साथ उनके कंट्री पे कब्जे किए जाते हैं। यानी बहुत सारी ये फिर उनसे क्वेश्चन करता है। आगे देखें, वेल नोन फॉर हिज स्टायर वर्क, अपने स्टायर के वर्क से बड़ा वेल नोन है, नाम है जोनाथन स्विफ्ट। हक्सले से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये अगर आपने पढ़ा हो, हक्सले एक प्रोज राइटर था। हक्सले ये प्रोज राइटर है, फिलासफर है, ठीक है, और ये फॉलोअर था। इसको अक्सर कहा जाता था ये बुलडॉग है किसका, डार्विन का। ये डार्विन थ्योरी को बड़ा प्रमोट करता था। इसके दो भाई जो थे हक्सले के, एल्डस हक्सले इसका नाम है कोई। ये एल्डस हक्सले जो है ये क्या करता था, ये बायोलॉजी का बड़ा शौकीन था। इसके दो जो भाई थे वो भी बायोलॉजिस्ट थे, और ये भी बायोलॉजी यानी साइंटिफिक नॉलेज ही हासिल करना चाहता था, लेकिन ये समहाउ बन गया प्रोज राइटर। तो इसने फिर उसमें अपना वो बायोलॉजिकल जो नॉलेज था अपने भाइयों से या इधर उससे मिला हुआ था, तो ये उसमें काफ़ी प्रमोट करता है अपनी राइटिंग में। नाम है हक्सले, लाइफ है इसकी 26 जुलाई 1894 में पैदा हुआ, 1963 में डेथ हुई है। और इसने मतलब दोनों वर्ल्ड वार देखी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 देखी है 1914 से लेके 18 वाली, 1939 से लेके 45 वाली, 1945 वाली, दोनों वार्स देखी हुई हैं। नाम है हक्सले, राइटर है, इंटरेस्टेड है साइंस में, और गुरु मानता है किसको, डार्विन को। डार्विन इसका गुरु है, और इसको अक्सर कहा जाता है ये क्या है, ये तो कोई वो कहते हैं ये तो है डार्विन का फॉलोअर है और उसका बुलडॉग है। ब्लाइंड फॉलोअर था उसका, जो उसने कह दिया कहता ठीक है। बायोलॉजिस्ट थे इसके दो भाई, और उनसे ये इन्फ्लुएंस था, और अपनी प्रोज राइटिंग में भी अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर उन चीज़ों को प्रमोट करता है। हिज वर्क नीरी, इसने 50 किताबें लिखी हैं हक्सले ने। ही रोट बोथ फिक्शंस एंड नावल, इसने फिक्शन भी लिखे हैं, इसने नावल भी लिखे हैं, ठीक है। इसको वर्क को पढ़ें, आपको हिला के रख देगा। इंसान के अंदर एम्फीबियन और इस तरह एनिमल क्वालिटीज़ बताता है, चूँकि वो वही डार्विन की जो थ्योरी है उससे इम्प्रेस है, तो वो आपको यही जानवर ही शो करता है।
इसके वर्क नोट कर लें, हो सकता है वो हॉक्सले का वर्क जो है वो लिख दें और आपसे पूछें। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हॉक्सले का वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड उसने कब लिखा है? 1932 में हॉक्सले ने। प्रोज राइटर था, फिलासफर था, साइंटिफिक चीज़ों के साथ कंपेयर करता है चीज़ों को, लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, बताता है कि इंसान भी एक एनिमल है, उसके अंदर फ्लांस एनिमल स्पिरिट होती हैं। को कभी वो स्नेक की बताता है, कभी किसकी बताता है। बैरन लीव, बैरन लीव इसने, इसकी बुक है 1925 में लिखी है। उसके द पॉइंट काउंटर पॉइंट, देखें ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऐसे लोग अग्नोस्टिक जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करते हैं। ये भी अग्नोस्टिक था। द पॉइंट काउंटर पॉइंट। अग्नोस्टिक कौन होता है? जो साइंस से इतने मुतासर हो जाते हैं वो कहते हैं गॉड है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा इस वर्ल्ड को, बस ये ऐसे ही चल रही। द डोर ऑफ द परसेप्शन, ये भी देखें, ये सारी चीज़ें वो जो डिस्कस कर रहा है ये सारी साइंटिफिक चीज़ों को प्रूव करता है। द डोर ऑफ परसेप्शन, मुझे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बहरहाल आप इनको नोट कर लें। 1954 में लिखी है, ठीक है। तो ये इसकी, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये बात याद रखें। हॉक्सले का अगर कोई लिखा हुआ आता है कोई कोट, या तो वो किससे मुतासर है? हॉक्सले मुतासर है डार्विन थ्योरी से। डार्विन थ्योरी को कब पेश किया गया था? उसने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ, उसके अंदर ये उसने डार्विन थ्योरी अपनी एक दी थी कि इंसान मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं एक ही ऑर्गेनिज्म से जुदा होकर बनी हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये कब उसने लिखी? 1859 में। तो इस बुक ने इसका दिमाग ख़राब किया था, और इसका आप वर्क पढ़ लें तो बड़ा एम्बिगुअस सा लिखता है। नाम है हॉक्सले, लें जी।